डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 है उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। और जब आप उसे मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको जो है वो मिलेगा, वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 की जब बात की जाती है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में तो ये हमारे पास मौजूद है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, चैप्टर का नाम है। अब इसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्यों कहा गया? बायोलॉजिकल नाम से पता चल गया कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व, ऐसे मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे मॉलिक्यूल जो जानदारों की बनावट के अंदर इन्वॉल्व हों, जानदारों की बनावट के अंदर, जानदारों के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जानदारों के केमिकल रिएक्शन के अंदर, या जानदारों की क्या कह सकते हैं हम लोग लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इट मीन्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब बायोमॉलिक्यूल की तो इसके दरमियान क्या होता है? इसके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसलिए जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो असल में हम बायोलॉजी की एक ब्रांच को स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये है बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री जो है वो डैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। के जानदारों में जब हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं दैट बायोलॉजी ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड, के केमिकल कंपाउंड के कंपोनेंट को स्टडी करें, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करें, या हम कहें जानदारों के अंदर इंटर कन्वर्जन को स्टडी करें कि मॉलिक्यूल एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली वो शाख है जिसमें हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, इनके कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, इनके इंटर कन्वर्शन को स्टडी करते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर बार बार कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसीलिए जानदारों में केमिकल रिएक्शन होते हैं इसलिए ताकि क्या बन सके? ताकि एटीपी बन सके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी होगी मतलब एनर्जी होगी। जब एनर्जी होगी तो जानदार अपनी वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। अब वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जानदारों के पास क्या होना चाहिए? एटीपी होना चाहिए। इसीलिए जानदारों में क्या होता है? इसीलिए जानदारों में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब हम उस केमिकल रिएक्शन को नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in organism, occurring in organism, जानदारों में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन के मजमूए को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये मेटाबॉलिज्म है। या हम कह सकते हैं द रिडॉक्स रिएक्शन। क्या लफ्ज यूज किया हमने यहाँ बेटा? रिडॉक्स, यानी कि दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? वो एनर्जी खारिज भी करेंगे और एनर्जी को कंज्यूम भी करेंगे। तो इसका मतलब जानदारों में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटा मतलब चेंज, यानी कि क्या होता है? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर दे? वो चेंज कर दे, जिसमें क्या हो? जिसमें जानदारों में केमिकल रिएक्शन हो यानी कि ऑक्सीडेशन हो, और जानदारों में रिडक्शन हो, या जानदारों में क्या हो? डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो है वो प्रोसेस हो, उसे हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जिसे कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। एना का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें क्या होता है? जिसमें सिंपल यूनिट, सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या बन जाएंगे? कम्प्लेक्स बन जाएंगे। यानी कि जिसमें क्या होगा? जिसमें स्मॉलर यूनिट मिलकर न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे अमाइनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन मिल जाता है, जैसे ग्लूकोज मिलता है पॉलीसेकेराइड स्टार्च वगैरह बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टिव है, जिसमें क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल मिले, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें क्या होता है? पेंटोस शुगर होगी, उसके अलावा क्या हो गया? फास्फेट ग्रुप हो गया, और साथ जो है क्या हुआ? नाइट्रोजन बेस मिली, तो क्या बन गया? हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन गया, और न्यूक्लियोटाइड जब आपस मिले तो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, न्यूक्लिक एसिड बन गया। तो इसका मतलब ये
है कि ऐसा अमल जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो न्यू मॉलिक्यूल बनते हैं, न्यू कंपाउंड बनते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है एनाबोलिज्म, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होता है। इसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, यानी कि इस्तेमाल होती है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन जो होता है हम उसे कहते हैं कैटा। कैटा लफ्ज जब भी आता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल है जो एनाबोलिज्म के, ये वो रिएक्शन है सॉरी जो एनाबोलिज्म के क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं। पहली बात ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, उस ओल्ड बॉन्ड टूटने की वजह से सिंपल यूनिट बन जाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पॉलीसेकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस करें स्टार्च की तो वो ग्लूकोज की यूनिट बना देगा। इस तरह जब अमाइनो के प्रोटीन की डीएमिनेशन करें, यानी कि अमाइनो ग्रुप को रिलीज करें, डीएमिनेशन करें, जिसमें अमाइनो एसिड टूटता है तो क्या करें, अमाइनो ग्रुप अलग बना देगा और अमाइनो एसिड अलग बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कैटाबोलिज्म, जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटे, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में तब्दील हुए और एनर्जी क्या हुई, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म क्या होते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड है। क्योंकि एनाबोलिज्म के अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है वो असल में कहाँ से आती है, वो एनर्जी असल में कैटाबोलिज्म से आती है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या आते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इसे हम मजीद थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि असल में क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड इंटर कन्वर्शन है, यानी कि वन इज कनेक्टेड टू अनदर, जिसमें क्या होता है, कैटाबोलिज्म जुड़ा हुआ है एनाबोलिज्म से और एनाबोलिज्म जो है वो जुड़ा हुआ है कैटाबोलिज्म से। एनाबोलिज्म के अंदर जो एनर्जी यूज हो रही है असल में वो कहाँ से आ रही है, वो कैटाबोलिज्म से आ रही है। और इन दोनों के सम को हम लोग नाम देते हैं किसका, मेटाबोलिज्म का नाम देते हैं। अब ये हमारे पास मौजूद है प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। प्रोटीन का टूटना, अमीनो एसिड का बनना असल में क्या है, ये है कैटाबोलिज्म। और अमीनो एसिड दोबारा मिलेंगे, प्रोटीन बनेगा, तो ये क्या असल में ये है एनाबोलिज्म। ये कोऑर्डिनेटेड क्या है, ये प्रोसेस है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में तब्दील होता है, लिपिड में तब्दील होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन और लिपिड में तब्दील होना, जैसे जो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होता है, उनकी बॉडी में जो है वो ग्लाइसराइड की अमाउंट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसराइड में तब्दील होते हैं। कि इंटर कन्वर्टेड, यानी इंटर कन्वर्टेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं और कोऑर्डिनेटेड क्या होते हैं, प्रोसेस होती है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये हमने इंट्रो कराया है जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की बात की, एनाबोलिज्म की बात की, कैटाबोलिज्म की बात की और डिस्कस किया कि आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड है। तो इसके अंदर हमने पढ़ने हैं प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे।